तो फिर अब कुछ कह ही नहीं सकते, जाहिर बात। चलें जी। पाक गल्फ रिलेशंस। पाक गल्फ रिलेशंस याद है जिस दिन मैंने आप लोगों को पहली दफा, आप लोगों ने मेरा दीदार किया था, तो आपको मैंने अरब ईरान के रिलेशंस पढ़ाए थे। सऊदी ईरान रिलेशंस में भी मैंने आपको रिप्रोचमेंट पढ़ाई थी। तो रिप्रोचमेंट को आज जल्दी से रिवाइज कर, साथ पाक ईरान रिलेशंस पढ़ेंगे एंड फिर उधर से आगे चलते हैं। तो ये आपको मिडल ईस्ट का मैप याद हो, ये सऊदी अरब है, ये ईरान है। आप लोगों को मेरा माउस नजर आ रहा होता जब मैं इसको हिला रहा हूँ स्क्रीन? यस नो? यस सर। अच्छा जी, चलें, यस, ठीक है। दिस इज सऊदी अरब, दिस इज ईरान, ठीक हो गया। दिस वाज द जीसीसी का हमारे पास जो मैप था। जीसीसी में 1 2 3 4 5 6 मुल्क हैं। ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत एंड सऊदी अरब। ये पेट्रन है इस सारे का, एंड बाकी इसके साथ हैं। ये कभी कभार बच्चा थोड़ा बागी हो जाता है, कतर। ईरान की इन्फ्लुएंस इन मिडिल ईस्ट एंड उसके इसके लिहाज से कि कहाँ कितनी ज्यादा है, कहाँ कंप्लीटली अलाइंड है ईरान के साथ, कहाँ ईरान की तरफ टिल्ट आ रहा है और कौन न्यूट्रल है। जो सीरिया है वो कंप्लीटली अलाइंड है। लेबनान टिल्ट है, लेकिन कह सकते हैं काफी हद तक उसके साथ अलाइंड है। पैलेस्टाइन में जो वेस्ट बैंक है वो नहीं है अलाइंड। जो गाजा स्ट्रिप है वो कंप्लीटली अलाइंड है। ये छोटा सा इसने पर्पल करने की कोशिश की है। सिमिलरली ये यमन की एक साइड उनके साथ कंप्लीटली अलाइंड है, ब्राउन वाले अपोज कर रहे हैं, येलो वाले न्यूट्रल नजर है पाकिस्तान। ये मैंने उनके प्रॉक्सीज के नाम भी आपको बताए थे। मुझे 100% इस बात पे यकीन है कि आप में से किसी ने इनको याद करने की कोशिश नहीं की। एंड मुझे सिर्फ यकीन है, मुझे इस बात पे पूरा मुकम्मल तौर। तो अगर किसी, कैन समवन रॉन्ग, किसी ने याद किए थे? चलो, आपका साइलेंस सेज। ये मैंने उनको उनके पहले आइकन्स के साथ थे, मैंने इस तरह भी आपको पढ़ाए थे। ये अगर आप इनकी इन्फ्लुएंस या सऊदी अरब ईरान की लिख रहे हैं तो आपको ईरान की प्रॉक्सीज के नाम आने चाहिए। फिर इनकी इन्फ्लुएंस ये कैसे कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। ईरान backs Shia groups in Iraq, backs Assad government in Syria, backs Hezbollah in Lebanon. Similarly, backs Hamas in Gaza. मजे की बात यह है कि आई हैव अ स्टूडेंट हियर इन क्वेटा जिसका नाम हमास है। बैक्स हमास इन गाजा स्ट्रिप। सऊदी अरब क्या करता है? सऊदी अरब backing former PM Hariri in Lebanon, anti-Assad rebels को in Syria, wants to develop good ties with Iraq। ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि सऊदी अरब और इराक के टाइज क्यों डेवलप हुए ड्यू टू सद्दाम हुसैन, एंड फिर किस तरह सऊदी अरब वाज ट्राइंग टू कि वो टाइज दोबारा डेवलप। एंड बैक्स हादी गवर्नमेंट, तब हादी की गवर्नमेंट थी जब ये बैक्स एंटी हुती कोalition इन यमन, जबकि ईरान बैक्स हुती रेबल्स। ठीक हो गया। इसके मैंने आपको कितने थिएटर्स कराए थे? कोई बंदा मुझे जवाब दे सकता है? हाउ मेनी थिएटर सऊदी ईरान राइवलरी जो मैंने आप लोगों को कराए थे? 6, चलो गुड गैस। और 6 नहीं है लेकिन करीब होकर भी। सर 7 थे। क्या क्या थे नाम? सर ईरान और इराक का था, सीरिया के साथ था, वहाँ पे इनकी इन्वॉल्वमेंट सऊदी अरेबिया की, और ईरान की जो है वहाँ पे हमास है, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यमन में है। ठीक है, सो ऐसे सिस्टमेटिकली कर लेना। सो 1 इज इराक, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन, यमन 5, यहाँ इस साइड पे पाकिस्तान आ जाता है 6, और कोई एक मिस हुआ है हमसे, बहरीन 7, जीसीसी या बहरीन। सीरियन और हमने बताया वो असाद गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड जो अब दूसरे हैं वो दे सपोर्ट एंटी असाद रेबल्स।
Iranian Revolutionary Guards recruited trained fighters under General Qasim Soleimani, Zainabiyun Brigade कहते हैं, एंड ये पाकिस्तानी फाइटर, ताकि वो सीरिया में जाके प्रो असाद फाइट लड़ सकें. For Iran and Syria, Hezbollah and Lebanon make an axis of resistance and projection of power in the Levant. Levant इसको एरिया को कहते हैं, ये जो इजराइल के इर्द गिर्द वाला एरिया, जॉर्डन, सीरिया, इसको हम लेवांट कहते हैं. ये मैंने आपको इन्फोग्राफिक्स दिखाए थे. यमन वॉर मैंने आपको दिखाई थी. पैलेस्टाइन के अंदर सऊदी अरब का क्या स्टेक है? Is Iran what is Saudi Arab trying? Any volunteer can interact. सर सऊदी अरेबिया न्यूट्रल है. Okay, no stake of Saudi Arabia. शुक्र है, thank you. And ईरान क्या चाहता है? ईरान wants to militarize the Palestine conflict. ईरान का हल डायलॉग नहीं है. ईरान does not accept Israel's presence, and ईरान इसलिए सप्लाई करता है advanced weapons, ballistic missiles, and हमास को फंड करता है, जो कि इन टर्न कुछ मिसाइल्स फेंकते हैं इसराइल पे, एंड इसराइल उन मिसाइल्स के बदले में उनको जाके और ह्यूमन राइट अब्यूजेस करते हैं. सो ये ईरान, नेतन्याहू termed Iran as the biggest threat to Israel's survival. Similarly, Israel is a nuclear power, and one of the rationale for Iran's nuclear program is Israel having nuclear weapons. ये भी एक चीज है. Iran sees itself as balancing Israel काफी हद तक. लेबनान में भी आपको बताया था डिवाइडेड इनके बिलीफ्स थे. फिर इराक में सऊदी अरब अब जाके टाइज बना रहा है, बट ईरान ने, even though Iran fought a 9 years war with Iraq in its history, but currently Iran and Iraq have good ties because Iraq में the majority of Iraqis are Shia Muslims, 64 to 69. Sunni Muslims have been historically dominant in Iraq, but जो Iranian influence है वो काफी ग्रुप्स के अंदर पेनिट्रेट की. एंड हमें ये कब नजर आया? जब दाइश का मार्च आया, आइसिस निकली थी सीरिया में, रका से, एंड वहां से जब वो निकलना शुरू हुई एंड वो इराक में फैल रही थी, जो उनको डिफीट किया जिन ग्रुप्स ने, वो ईरानी बैक्ड ग्रुप्स थे, शिया बैक्ड ग्रुप्स थे. और उसमें आपको बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज मिलती हैं. बड़े कुछ सुपरस्टार्स हैं. एक बंदे का नाम था अबू, बड़ा एक सुपरस्टार था इनका, गंजा था, बड़ी दाढ़ी थी उसकी, एंड वो बड़ा इराकी पॉपुलर कल्चर के अंदर फोकलोर में हो गया. मैं आपको उसका नाम एक दिखाऊंगा, उस पर डॉक्यूमेंट्री देखना, यू विल सी कि उस डॉक्यूमेंट्री में आपको नजर आता है ईरान की इन्फ्लुएंस कितनी है ऑन द. अबू इजराइल शायद ही है इसी तरह का उसका ना, कोई बड़ा किसी फरिश्ते के नाम, पता नहीं, अबू कासिम सुलेमानी नहीं, कासिम सुलेमानी जनरल, अबू इजराइल या अबू कोई इस तरह का ही नाम था. तो लेट मी, एक मिनट रुको, मुझे डाल गया है अबू इजराइल. हाँ ये है अबू इजराइल, यू आर राइट, मोहम्मद अकबर मेहदी, यू आर राइट. इसको सर्च करना है, इसमें बड़ी मजे की डॉक्यूमेंट्री ना. तो इराक, देन पाकिस्तान में I told you that Shias of Pakistan are the world's second largest Shia community after that of Iran. लेकिन मसला ये है कि वो ये नहीं है कि बहुत ज्यादा शिया रहते हैं इधर, वो ये है कि हम हैं ही बहुत ज्यादा पाकिस्तानी. Population of Pakistan, they are only 10 to 15%. Shia population is estimated between 20 to 40 million. इसलिए ईरान की considerable है पाकिस्तान के अंदर भी, but Pakistan is comfortably in Saudi Arabian camp because हमारे जो policy makers हैं वहाँ was predominantly they identify themselves as Sunni Muslim. Similarly आगे Gulf countries, बहरीन मैंने आपको बताया था it is majority Shia, लेकिन जो
बॉर्डर है वो सुन्नी है, एंड जब अरब स्प्रिंग आई एक अपराइजिंग भी हुई एंड जीसीसी कंट्रीज ने अपनी आर्मी भेजी, गवर्नमेंट को बचाया, एंड वो तब से रिलेशन इनके रॉकी रहे हैं ईरान के साथ, एंड सऊदी अरब भी तब से परेशान रहा। हाँ ये बॉय, ये बॉय बड़ा यो बॉय है, इसको इसकी डॉक्यूमेंट्री देखना। तो चाइना ने इनका एक एग्रीमेंट ब्रोकर कराया जिसको हम सऊदी अरब ईरान रिप्रोचमेंट कहते हैं। इनके डिप्लोमेटिक टाइज रिस्टोर कराया जो कि तब से टूटे हुए थे। निमर अल निमर की असैसिनेशन जब हुई, जिसके बदले में सऊदी अरब की एम्बेसी इन तेहरान वाज बर्न्ड, तो तब से इनके टाइज वर ब्रोकन ऑफ। उनको रिस्टोर कराया, फॉरेन मिनिस्टर्स को वापस, फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं, एम्बेसडर्स टू बोथ कंट्रीज वापस अब अपनी सीट्स पे आ चुके हैं। सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट से इन्होंने किक स्टार्ट की अपनी दोबारा कोऑपरेशन। दिस इज देयर रिप्रोचमेंट, और इसकी बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं, ना सिर्फ ईरान और सऊदी अरब के लिए हैं बट वाइडर रीजन के लिए। इसकी इम्प्लीकेशंस एक तो स्टेक होल्डर्स के हैं डायरेक्ट, ईरान सऊदी अरब, फिर एक इसकी इम्प्लीकेशन, एक इसमें स्टेक होल्डर रीजन है, और फिर एक पाकिस्तान, जो कि आप पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट बनना चाह रहे हैं, एंड सिमिलरली एक स्टेक होल्डर इसके अंदर इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर भी है। एंड वो कैसे है कि ये रिप्रोचमेंट कराई किसने? ये रिप्रोचमेंट कराई चाइना ने। एंड इट शोज कि चाइना का जो रोल है ग्लोबली एज अ ग्लोबल पीस मेकर, उसकी ये एक सक्सेसफुल मिसाल। द फैक्ट कि ये रिप्रोचमेंट का बीजिंग ने साइन हुआ, इट शोज चाइना इमर्जेंस एज अ ग्लोबल पावर, एंड इट शोज कि चाइना के जो यूएस के साथ कंपटीशन है उस पर भी इम्प्लीकेशन बनती है। Someone has written the long. The why Palestine issue has not been resolved as it is complete violation of human rights dispute. This US having claimed the champion, why does USA support Israel as it is a moral duty of USA to support? It is USA is not a champion of human rights, neither USA की कोई moral duty है. USA is governed solely by its national interest. That is why you see US engaging with dictatorships around the world, जबकि वो कहता है कि हम डेमोक्रेसी फैलाएंगे। जिस कंट्री ने सबसे पहले ये बात की कि कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ह्यूमन राइट्स की, वो यूएसए था। वुड्रो विल्सन ने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट दिया कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एंड उसने फिर कहा कि ये कॉन्सेप्ट मैं पूरी दुनिया में फैलाऊंगा, एंड उसने लीग ऑफ नेशंस का अग्रीमेंट स्टार्ट किया, एंड वो सारी जो ट्रीटी ऑफ वर्साई बनी वर्ल्ड वॉर वन के बाद। बट यू सी के यूएसए की सपोर्ट फॉर कश्मीर और यूएसए की सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन is inconsistent with that stance, लेकिन यूएसए सपोर्ट्स कोसोवो, कोसोवो को सपोर्ट करता है, कोसोवो इज सपोर्टेड बाय रशिया, तो यूएस सपोर्ट्स कोसोवो। यूएस हमेशा, यूएस सपोर्ट्स यूक्रेन का राइट फॉर सेल्फ डिटरमिनेशन, यूएसए हमेशा यूइगर्स को भी सपोर्ट करता है। वो सिर्फ उनको सपोर्ट करके जहां उसका नेशनल इंटरेस्ट अलाइन करता है। इसराइल के साथ जो यूएस की एक सपोर्ट है ना, उसके बहुत फैक्टर्स हैं। कुछ एक उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इजरायली लॉबी एग्जिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि मॉनेटरीली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और मीडिया के लिहाज से भी स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली जो यूएसए में सबसे बड़ा वोट बैंक है वो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का है, और इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस का ये मानना है, बाइबल में लिखा है, जब इजराइल जूस को वापस उनका होमलैंड मिलेगा, जिसको जूस कंसिडर करते हैं कि इजराइल वो होमलैंड है, उसके बाद उधर एक मैदान है जिसमें जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे एंड ही विल लीड एन एनिमी ऑफ इजराइलाइट्स अगेंस्ट दज्जाल एंड ये जो एंटी क्राइस्ट, एंड ये पूरी बैटल होगी। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी देयर आर डॉक्यूमेंट्रीज ऑनलाइन कि हाउ बिग इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस डोनेशन लेते हैं प्रो इजराइल स्टैंड्स के ऊपर, इतने पैसे बटोरते हैं, किस तरह उनकी बैटल ऑफ आर्मेगेडोन, किस तरह उनकी पूरे पूरे मिशंस जाते हैं टू इजराइल और जाके वो उस साइट को विजिट कर रहे हैं। इनके जो लिंक है अमेरिका और इजराइल का, ये बहुत मुख्तलिफ लेवल्स पे है। तो इसलिए पॉलिटिकली जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आता है उसकी ऑफिस में जिंदगी ही तब है जब वो इवेंजेलिकल क्रिश्चियन बेस को खुश रख रहा हो। एंड सबसे बड़ी एग्जांपल इसकी डोनाल्ड ट्रंप।
Donald Trump says that he was the biggest friend that Israel has ever had in the US White House, and he was right. जो उसने काम किए वो obviously justify करते हैं Abraham Accords, recognition of Jerusalem as Israel's capital. तो लेकिन जो डोनाल्ड ट्रम्प की सपोर्ट बेस है वो सारी इवेंजेलिकल क्वेश्चंस। तो ये आपने जो सवाल पूछा इसकी बड़ी गहराई में जाने की जरूरत है। सो इम्प्लीकेशंस ऑफ केस ईरान रिप्रोचमेंट में एक यूएस चाइना एस्पेक्ट है, एक उसकी इम्प्लीकेशन सऊदी अरब ईरान पे है, एक उसकी एस्पेक्ट मुस्लिम वर्ल्ड पे है जो यूनिटी ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड है, एक उसकी इम्प्लीकेशन पाकिस्तान पे है क्योंकि पाकिस्तान it shows nothing but power politics. Why do not the institutions play the role as the कौन सी institution? The UN? Do you believe UN has the capacity to play a role? This international world order has been set up by United States to make sure कि ये United States का जो रोल था जब उसने ये वर्ल्ड ऑर्डर सेट किया उसको प्रिजर्व कर, ये कोई और इसका और कोई मकसद नहीं वर्ल्ड ऑर्डर का। जिस इस वर्ल्ड ऑर्डर में जितनी भी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं आप देख लें उसमें यूनाइटेड स्टेट्स का एक हेजेमोनिक रोल है। यूनाइटेड नेशंस हो, यूनाइटेड नेशंस के अंदर पर उसको अपने आप को वीटो देना एज अ परमानेंट, देन सब्सिक्वेंटली आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो जिसके अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज मूव ही नहीं हो सकती जब तक यूनाइटेड स्टेट्स का कंसेंट ना हो क्योंकि उसने जो स्पेशल कोटा है वो 18% रखा हो। सिमिलरली इस तरह के आप कोई भी उठा लें वो यूनाइटेड स्टेट्स की या वेस्ट की पावर को प्रिजर्व करता है, ये जो आजकल का मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क है। इसीलिए तो चाइना ने इस पे क्रिटिक की एंड चाइना जापान जैसे मुल्कों को कहता है कि आप क्यों वेस्ट के साथ हैं, ये अब एशिया का टाइम है कि एशियन लेड वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज करे। जो भी वर्ल्ड ऑर्डर होगा वो कोई ना कोई इमर्ज कराएगा, किसी ना किसी को वो दे रहा होगा। यू हैव टू आपने अपने ज़हन खोलना है टू सी कि आप इस वक्त किस दुनिया में रहते हैं। ठीक है, बैक टू केस ईरान रिप्रोचमेंट, यूएस चाइना इम्प्लीकेशन है, रीजनल इम्प्लीकेशन है, सऊदी अरब ईरान के लिए इम्प्लीकेशन है, फिर इसकी इसराइल के लिए इम्प्लीकेशन है क्योंकि इसराइल वाज ट्राइंग कि वो सऊदी अरब और ईरान का ये जो एक रिफ्ट है इसको एज एन ओपनिंग यूज करे टू get as many Muslim countries towards to accept it as possible, जिसको आपने अब्राहम अकॉर्ड्स की शक्ल में देखा। अब्राहम अकॉर्ड्स में बहरीन ने, यूएई ने, सूडान ने, इन सब ने इसको रिकॉग्नाइज किया सऊदी अरब के कहने पे, बिकॉज सऊदी अरब थॉट और उसको ट्रम्प ने ये बताया कि आपके पास ईरान को बैलेंस करने का सबसे बेहतर हल इसराइल है, आप क्यों ईरान के साथ वो लड़े, बैलेंस ईरान इन दिस रीजन। एंड वो एक पॉलिसी हमने देखी एमबीएस के बीच में जो कि अब चेंज हो गई है। सिमिलरली इसके इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान तब तक, ईरान पाकिस्तान का नेबर है, कोई 900 किलोमीटर का बॉर्डर है, ये रियलिटी चेंज नहीं जा सकती। बलूचिस्तान के लोगों के लिए ईरान बहुत क्रूशल है। आज भी इधर आप देखेंगे तो ज्यादा लोग ईरानी तेल इस्तेमाल कर रहे होंगे, चीपर। एंड अभी अगर वो स्मगलिंग का उनको इतना वो ना लग रहा हो एंड ये ऑफिशियली आ रहा हो तो शायद इट वुड हैव बीन इवन मोर चीपर। आप देखेंगे गवादर में जाके बिजली ईरान देखेंगे, इनके पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज हैं या बॉर्डर एरिया से इधर भी ज्यादातर कमोडिटीज ईरान की हैं। कोयटा में भी मुझे याद है हमारे अपने घर में कोई लड़का अगर पंजाब जा रहा है और अपनी फैमिली के लिए कोई चीजें तो वो ईरानी चीजें खरीद के लेके जाता है। ईरान इज अ बिग पार्ट ऑफ पीपल्स लाइव्स है। तो ये जो पाकिस्तान की नेबरली रिलेशंस हैं ईरान के साथ, ये आज तक कल्टिवेट नहीं होंगे बिकॉज यू आर क्लोज टू दी टू वांट यू टू हैव गुड रिलेशन। जब भी आप बहुत करीब जाने लगेंगे सऊदी अरब की तरफ से आप चला, सो इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास कि आप कहते हैं कि यार वो बड़ा अच्छा हो गया, मिल बैठे हैं तो अब हम भी जरा करीब करते हैं। आपने कोशिश की है और मैं आपको दिखाता हूँ पाक ईरान रिलेशंस में कि कैसे कोशिश की। तो इसकी काफी इम्प्लीकेशन है जिनको आप मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिस्कस कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट गल्फ वाला लेक्चर वाज पाक रिलेशंस विद ईरान।
एंड आई बिलीव दिस, ये आ सकता है बिकॉज इस रिलेशन में मैंने गर्माहट देखी है. आई हैव सीन इट हीटिंग अप, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी. एंड इसके अंदर कुछ हैपनिंग्स हुई जो डिस्कस करने के लिए जरूरी हैं. सो पाकिस्तान के जो एक सवाल आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन द इमर्जिंग इकोनॉमिक टाइज ऑफ पाकिस्तान विद ईरान. तो ये मैंने आपके सामने 8 उसके फैसेट्स रखे हैं. ईरान पाकिस्तान बायलैटरल ट्रेड, ईरान पाकिस्तान बॉर्डर मार्केट्स, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी, आईपीआई ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, cooperation in multilateral economic fora such as ECO या पाक ईरान टर्की रेलवे, इसमें भी हमने कॉपरेशन देखी. पोटेंशियल टू लिंक ईरान टू सीपेक, सबसे ज्यादा अगर इस वक्त पोटेंशियल है किसी का टू बिकम पार्ट ऑफ सीपेक प्लस, जो हमने डिस्कस किया था सीपेक ईरान का. पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी इन केस से ईरान अप्रोचमेंट, ये भी आपको भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. एंड गवादर एंड चाबहार सिस्टर पोर्ट्स थ्रू इंटरकनेक्टिविटी, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है जो मैं आपके सामने भी रखूंगा. इंपॉर्टेंट कह लें या इंटरेस्टिंग कह लें. सो ईरान पाकिस्तान इकोनॉमिक टाइज, सबसे पहले ये देखें कि ईरान इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी. ईरान इज वन ऑफ दोज पावर्स ऑफ दिस रीजन जिनका पोटेंशियल मीडियम साइज रीजनल पावर नहीं. इनका पोटेंशियल अगर कुछ नहीं है, एक तो इसका पोटेंशियल ग्लोबल पावर का है, लेकिन अगर वो ना भी करे तो at its worst be it should be a medium sized global power, not a regional power. Because अगर आप ईरान की ज्योग्राफी देखें ना, let me show you, किधर है किधर है किधर है, मिडिल ईस्ट का मैप था इधर. Look at this. Iran connects Pakistan to one end to Turkey दूसरे एंड पे. पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ साउथ एशिया. टर्की का जो इस्तांबुल का ब्रिज है उधर से उधर यूरोप शुरू हो जाता है. सिमिलरली ईरान देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बैठा है, गल्फ के साथ है, डायरेक्ट एक्सेस टू लैंडलॉक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज जो कि रिसोर्स रिच हैं. सिमिलरली इट बॉर्डर्स अजरबैजान एंड आर्मीनिया व्हिच इज अ बिग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जिसमें ईरान इज अ प्रॉपर स्टेक होल्डर. एंड जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान वर erstwhile members of USSR. ये ऊपर आपके पास रशिया शुरू हो जाता है इनके. तो यू ऑल्सो सी कि ईरान इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू रशिया एज वेल. जोग्राफिकली ईरान की रीच, ईरान की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा. सिमिलरली अगर सिर्फ जोग्राफिकली हमने ये देखा दिए है, अगर हम देखें इकोनॉमिकली, तो ईरान इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी ऑफ मिडिल ईस्ट विद मार्केट साइज 81.4 मिलियन पीपल. अब इतने बड़े मुल्क में रह सिर्फ गिनती के एक 10 करोड़ बंदा भी नहीं रह रहा. पाकिस्तान की पॉपुलेशन इज द टाइम्स दैट ऑफ ईरान, लेकिन जीडीपी देखें 430 मिलियन. एंड दिस इज डिस्पाइट 1979 के बाद मेजॉरिटी ऑफ इट्स टाइम सैंक्शंस के अंदर गुजरा. Still, its GDP is 430 billion. Iran ranks second in the world in natural gas reserves. दुनिया में सब second natural gas, fourth in crude oil reserves. Similarly, reported official bilateral trade जो है पाकिस्तान की और ईरान की, वो है 400 मिलियन यूएस डॉलर. 400 मिलियन, नॉट इवन 1 बिलियन, 400 मिलियन या 0.4 बिलियन. एंड ये जो ट्रेड बैलेंस है दिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स ईरान. ये वो चीजें नहीं है जो हम ईरान में बेच रहे हैं, चीजें ईरान से लेकर मोर देन वी एक्सपोर्ट. लेकिन जो इनफॉर्मल ट्रेड है इट इज ग्रेटर देन तकरीबन 1 बिलियन. यानी जो ट्रेड आपकी बुक्स में शो नहीं होती, स्मगलिंग, वो आप एक इनफॉर्मल इकोनॉमी या पैरेलल इकोनॉमी तकरीबन 1 बिलियन या 2 बिलियन की खड़ी है. तो दिस शोज की पोटेंशियल काफी है, लेकिन ऑफिशियली आप ट्रेड नहीं कर पा रहे ड्यू टू सैंक्शंस, ड्यू टू योर, आपका डर है रीजन में जो भी है. टाइमलाइन ऑफ बायलैटरल विजिट्स सिंस 2016. अब दिस इज, आप देखेंगे कि हमारे रिलेशंस डीपन करते जा रहे हैं. 2016 के बाद से प्रेसिडेंट ऑफ ईरान विजिटेड
twice Pakistan. And Prime Minister of Iran also visited Iran. Imran Khan साहब भी गए थे. शहबाज शरीफ रिसेंटली ईरान के गए हैं, बॉर्डर पे गए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ. उससे पहले भी हमारे मेरे हाल से नून लीग के टाइम पे भी गए थे, शायद नवाज शरीफ साहब गए थे. 400 million official trade, 1 billion informal trade. जनरल आसिम मुनीर हमारी जो जन जान है वो भी अभी गए हैं. यू आर बिल्कुल राइट. सर जी जी सर जीडीपी मिलियंस में कैसे हो सकता है, बिलियंस में अच्छा होना चाहिए? जीडीपी इट इज 430 बिलियन. यू आर राइट. मुझे लगा आप नीचे ट्रेड की बात कर. राइट. डन था. ठीक होगा. यू आर राइट. जीडीपी पाकिस्तान का बिलियन में, तो उनका पाकिस्तान का कितना है? सर 300 समथिंग. 340 कोई कह देता, 360, कोई 327 भी कहीं लिखा हुआ. लेकिन ईरान का हमसे ज्यादा है. पॉपुलेशन हमसे 3 गुना कम है. सिमिलरली इन विजिट्स के अंदर एमओयू साइन किए गए. एंड उस टाइम पे ये बात थी कि पाकिस्तान ईरान की बायलैटरल ट्रेड वुड बी इंक्रीज टू 5 बिलियन ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. एंड अब ये वाला स्टार्ट व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट मैं दिखाता हूँ. 2020 में पीएम इमरान खान साइंड एमओयू. कहा कि 18 नई बॉर्डर मार्केट्स बना दें. बॉर्डर मार्केट्स हमारी ब्यूरोक्रेसी का हल है टू स्मगलिंग. अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट के से पूछेंगे स्मगलिंग कैसे कर्टेल की रहा है, तो उनका हल ये है कि यार वो उधर जाके जो चीजें खरीद के लाते हैं तो बॉर्डर मार्केट्स पे बॉर्डर पे एक्सचेंज कर ले. दे डू नॉट अंडरस्टैंड इंट्रिंसिक जो पुश है ना स्मगलिंग की तरफ, वो अंडरस्टैंड नहीं कर. क्योंकि बॉर्डर मार्केट के ऊपर प्रॉफिट कट हो जाता है. जो स्मगलिंग है वो प्रॉफिट की बात है. जैसे आई रिसेंटली हर्ड कि 40-45 रुपीस पर लीटर ईरानी तेल वहां से लेके इधर 220-30 आजकल रेट शायद चल. सो प्रॉफिट लेकिन है वो एक अलग टेंडेंट है. बॉर्डर मार्केट जिनका का 18 बना देंगे. अप्रैल 2023 में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड प्रेसिडेंट राइसी इनॉग्रेटेड पशीन मंद. पाकिस्तान का एरिया मंद. एक पाकिस्तान का भी पशीन है, बलूचिस्तान में एक ईरानी पशीन भी है. उस जगह पे पशीन मंद बॉर्डर मार्केट उन्होंने खोली एंड 7 बॉर्डर मार्केट से इनॉग्रेट की. साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन खोली गई, 100 मेगावाट की इनॉग्रेट की गई. पुलान गब्द इन पाकिस्तान, पुलान इन ईरान, जो कि ऑलरेडी एक 132 केवी की मकरान ट्रांसमिशन लाइन डली हुई है जो गवादर जाम से ले लेती है, ईरान से आती है. उसके साथ एक और होना था. इसमें मसला ये, उस लाइन में मैंने सुना सिर्फ 6 से 8 घंटे बिजली आती. दैट इज अ बिग इशू. बट ये भी हमने उनसे अपना इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन में डीपन की. जुलाई 2023 में आपको याद होगा मैं आपसे उसे पूछ भी रहा था कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, उनका नाम आपको भी नहीं याद था, मुझे भी याद नहीं था. एंड मुझे अभी भी मैंने इतनी हिम्मत नहीं की कि मैं उनका नाम इसमें डालूं. ही विजिटेड इस्लामाबाद एंड उसने बिलावल भुट्टो साहब के साथ फिर से एक मायदा लिखा, फिर से एक एमओयू लिखा. एंड उसने कहा जी $5 बिलियन पे लेके जानी है ट्रेड. मसला ये है कि 2023 में भी जो एमओयू लिखा जा रहा है वो 5 बिलियन का है. एंड 2018 में भी या 16 में भी जो एमओयू लिखे गए वो 5 बिलियन के ओवर द नेक्स्ट 5 years. तो यू सी प्रोग्रेस होपफुल है लेकिन प्रोग्रेस हो नहीं रही. टिपिकल पाकिस्तान पेस के ऊपर हम चल रहे हैं कि टाइमलाइन रख देते हैं, फिर टाइमलाइन मीट नहीं होती एंड वो गेम चल रहा है. इसी के साथ हमारा एक मैंने आपको दिखाया था जो कि भाई आप हिस्ट्री बता दें रिलेशंस की, आप रिलेशंस के अंदर सिग्निफिकेंस बता दें एक दूसरे के लिए, फिर आप बताएं इंपॉर्टेंट बायलैटरल ट्रायलैटरल प्रोजेक्ट्स. जो एक बायलैटरल या ट्रायलैटरल प्रोजेक्ट है हमारा वो है आईपीआई, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन. तो ये कॉन्सेप्चुलाइज कैसे हुई? 2009 में एज एन एग्रीमेंट गैस सेल्स परचेज agreement GSPA साइन किया गया by President Asif Ali Zardari and Ahmadinejad. Like all great things,
टू पोस्ट 2008 पीपीपी ने कहा कि ये भी हम अपने दौर में करके गए थे साइन, सोचा हमने था। पीपीपी का क्रेडिट है, जैसे पीपीपी से इसकी सीपेक का सोचा हमने था। हाँ, पीस पाइपलाइन प्रोजेक्ट एक हद तक इट्स वो प्ले ऑन पीपीपी एंड आल्सो notice that it envisions connecting gas fields in Iran to Nawab Shah in Pakistan. That is also why, because PPP conceptualize किया था। PMLN करती तो it would have connected it to Lahore. PTI करती तो I'm not sure मैं किधर connect करना था इसको, शायद अटक connect करता है। So Indian approach to IPI. So अब इंडिया ने क्या कहा, ये it was conceptualized as Iran, Pakistan, India gas pipeline. बट इंडिया ने स्टार्ट में इंटरेस्ट शो किया एंड देन इंडिया पुल्ड आउट एंड उसने कहा सिक्योरिटी रीजंस हैं एंड हमें बहुत महंगी पड़ रही है ईरान से गैस लेना। सिक्योरिटी रीजन क्या है कि बीच में पाकिस्तान बैठा हुआ एंड महंगी पड़ रही है कि बहुत ज्यादा ट्रांजिट है। इंडिया ने कहा कि भाई, और असल रीजन ये थी कि दे वांटेड पाकिस्तान आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दे डिड नॉट वांट टू डीपन टाइज विद ईरान, जिसमें पाकिस्तान की भी ईरान से टाइज डीपन। Remember, this was the time that India was investing heavily in Iran. चाबहार पोर्ट में और एक दो और भी बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो इंडिया ईरान के साथ कर रहा था। तो इंडिया ने तब सोचा 2017 में कि हम एक अंडर सी पाइपलाइन लाते हैं, ईरान से इंडिया पाकिस्तान को बाईपास कर। This is the limits to which BJP government has actually gone to try and bypass Pakistan. But क्योंकि वो और भी महंगी पड़, this could not materialize. Salient features क्या थे? GSP General Sales, GSP क्या था? General Sales Purchase Agreement. Iran would provide 750 million cubic feet of gas per day to Pakistan अगले 25 सालों के लिए। पाकिस्तान इस गैस से बनाएगा बिजली, 4000 मेगावाट बिजली हम एक्सपेक्टेड थे इससे बनाएंगे। Electricity generation will spur economic growth, not only paying for Irani energy but bringing prosperity to people of Pakistan. हमारे ब्यूरोक्रेट ने सोचा कि उधर से लेते हैं बिजली, बिजली उधर से लेते हैं गैस, गैस से बनाएंगे बिजली, बिजली से बनेगा पैसा, क्योंकि आप अपने इंडस्ट्री को बिजली दे रहे होंगे सस्ती, आपका प्रोडक्ट होगा सस्ता, एक्सपोर्ट बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, जो पैसा जनरेट होगा उससे ना सिर्फ ईरान को पे ऑफ करेंगे बट वी विल बी बेटर ऑफ। मसला ये आया कि आप 750 मिलियन खरीदेंगे, उससे बनेगी बिजली, ये जो ये वाला लिंक है ना, ये टूट गया। क्या आपने खरीद तो ली, एग्रीमेंट तो साइन कर लिया, लेकिन आपने उसको कोई पावर प्लांट कंसेप्चुलाइज नहीं किए जहां तक आप अपनी पाइपलाइन डाल के उससे बनाते बिजली। एंड आपने साथ ही साइन कर लिया सीपेक, एंड सीपेक में आप शिफ्ट हो गए कोल बेस्ड या थर्मल बेस्ड पावर प्लांट्स में, जिसमें आप या तेल लेके कर रहे थे, फर्नेस ऑयल ले रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, या कोयले से बना रहे थे। एंड फर्नेस ऑयल आपने इंपोर्ट किया मिडिल ईस्ट से। एंड जब आपने ये सारा किया तो 2014 के बाद आप देखें कि आपका इंपोर्ट बिल कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं आया, बिकॉज एनर्जी जो कि 29 to 30% ऑफ योर इंपोर्ट बिल है, वो ही आपकी कभी कंट्रोल में नहीं आई एंड आपकी पूरी पॉलिसी उधर रहेगी। सो 2010 में एक तरफ यू वर थिंकिंग दिस एंड साथ ही आपने इसकी डेथ कॉज कर दी बाय गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। 750 किलोमीटर लॉन्ग सेक्शन पाइपलाइन पाकिस्तान ने बनानी थी अपने बॉर्डर से नवाबशाह तक। चैलेंजेस क्या है? पहली चीज पैसा, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। एक 1.6 बिलियन यूएस डॉलर चाहिए था पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने इर्द गिर्द मारा, कोई देगा किसी, अब किससे हम मांगते हैं? हम जाके मांगते हैं चाइना से, चाइना सीपेक में ऑलरेडी दे रहा है अलहदा। हम आगे मांगते हैं सऊदी अरब से, सऊदी अरब कभी आपको ईरान के किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा देगा? गल्फ से यूएई, सऊदी अरब नहीं मानेगा तो यूएई आपका चाचा लगता है, वो भी नहीं मानेगा। सो यूएसए आपको इस तरह से ईरान के प्रोजेक्ट के लिए आपको पैसा देगा, आईएमएफ देगा,
सो आप पैसा लाते कहाँ से? दूसरी चीज, और अपने लोगों को आप टैक्स नहीं करना चाहते। दूसरी चीज, $1 million पर डे आपने पेमेंट करनी थी टू ईरान, इफेक्टिव फ्रॉम डे ऑफ ऑपरेशन। सर बट करंटली पाक ईरान गैस इज सस्पेंडेड। वो आगे आ रहे हैं, सिदरतुल मुंतहा, जल्दी मुंतहा पहुंच गए हैं, आगे आ रहे हैं। सो $1 million पर डे पेमेंट ईरान ने करनी है 2015 जब से ये प्रोजेक्ट चलना था। पहला चैलेंज ये था फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। दूसरा चैलेंज था सिक्योरिटी ऑफ बलूचिस्तान एरिया। इन्होंने कहा कि यार अगर बना भी लें तो गुजरना तो इसने इन बलूचों के अंदर, एंड बलूच जो है ये बंदे ठीक नहीं है। ये ना ही इन्होंने खुद कभी तरक्की करनी है, ना ही इन्होंने हमें तरक्की करने देनी है। तो इसने बलूचिस्तान की सिक्योरिटी ने हमें इशू किया। स्ट्रेटेजिक प्रेशर फ्रॉम KSA एंड थ्रेट ऑफ सैंक्शंस बाय USA, जो हमारे दो बड़े पार्टनर्स थे भाई बाप, उन दोनों ने आपको मना कर दिया। अब जब पेरेंट्स की इजाजत ना हो फिर बच्चा तो पूछते नहीं करता। करंट स्टेटस, original construction period was envisioned to be 3 years with pipeline becoming functional on 1st January, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं बनाया। अब ईरान आपसे 1 जनवरी से ईरान उम्मीद है, ईरान की बुक्स में आपने उन्हें 1 जनवरी से हर दिन का $1 million देना है। पाकिस्तान ने इन चैलेंजेस की वजह से इसको नहीं बनाया। 2016 में ईरान ने शोर किया तो पाकिस्तान ने ईरान के साथ रीनेगोशिएट किया एग्रीमेंट, जिसमें ईरान विल नॉट टेक पाकिस्तान टू कोर्ट अगर कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान 2024 से पहले पहले कंप्लीट कर लेता है। बट अब ईरान 2023 वाले ईरान को समझ आ गया है कि भाई इनकी का मूड भी नहीं है और ये बेचारे कर भी नहीं सकते। तो ईरान ने प्रेशर डालना शुरू किया कि नहीं यार अब ईरान थ्रेटन्ड कि भाई हम आपको सू कर देंगे। इसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज डिमांड करना। लाइबिलिटी है जो आपने मुझे पैसे देने हैं। ये लाइबिलिटी की ईरान की डिमांड रेंज फ्रॉम $6 बिलियन टू $18 बिलियन ऑन रेट ऑफ 1 बिलियन पर डे। ईरान, पाकिस्तान ने कहा कि कैसे लोग हैं हमसे, अगर हम ना दें तो उसने कहा हम आपको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी लेके जा सकते हैं। अब वो हमारा एग्रीमेंट एंड हो चुका है। पाकिस्तान ने पहले ईरान को थोड़ा कहा यार प्लीज थोड़ा यार ना करो, तंग ना करो, थोड़ा आगे कर लेते हैं, एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं तो बना देंगे, ठंडे हो जाओ। बट ईरान नहीं मान, तो पाकिस्तान ने अब ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है फोर्स मेजोर ऑन इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर IPI। फोर्स मेजोर क्या है? यू आर राइट, बोथ ऑफ यू आर राइट कि प्रेशराइज भी बनता है बिकॉज वो बना चुके हैं, एंड कसूर असल में USA का ही है। बट मैंने आपको बताया ना, USA की कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है, कोई वो दुनिया के लिए अच्छा नहीं सोचता। USA सिर्फ एक के लिए अच्छा सोचता है, एंड वो है USA ने ईरान को जब तक प्रेशराइज करना है उसको नहीं फर्क पड़ता कि आपकी पॉवर्टी कम हो जाएगी, आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, इट डजंट मैटर एट ऑल। इंडिया को क्यों नहीं USA ने छेड़ा जब इंडिया चाबहार में पैसे शैसे दे रहा था? बिकॉज USA वांट्स टू कोट इंडिया एज अ बैलेंसिंग ट्रिप अगेंस्ट। USA ने अभी भी इंडिया को संग, इंडिया ने S-400 लिए रशिया से खरीदे, USA ने सैंक्शन नहीं किया इंडिया को, हालांकि वो सैंक्शन लिस्ट में आता है वो, एंड वो बड़ा उसके ऊपर आया कि करेगा नहीं करेगा। USA ऑलवेज थिंक्स फॉर यूएस, एंड USA की ये अच्छी बात भी है और बुरी बात। बुरी इसलिए कि दे प्रिटेंड दैट दे थिंक फॉर एवरीवन। अच्छी इसलिए है बिकॉज दिस इज एसेंशियली व्हाट वी एज अ कंट्री वांट टू डू, कि हम अपने ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज ना करें, लेकिन हम वी डू द ऑपोजिट, कि हम दूसरों के इंटरेस्ट के लिए अपने ऊपर हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। सो पाकिस्तान हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर ये होता है कि हम ऑफिशियली जब भी कोई कंपनी बैंकरप्ट होता है ना, एंड वो अपनी ऑब्लिगेशंस पे नहीं कर पाती, तो दिस इज अ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी कि भाई आई एम डिक्लेयरिंग फोर्स मेजोर, मैं ये पे नहीं कर सकता, मुझे कोर्ट लेके जाना है, मेरी प्रॉपर्टी जब्त करनी है, जो मर्जी करना है कर लो। एंड पाकिस्तान ने मलिक साहब ने कंफर्म कर दिया कि हमने कर दिया। एंड पाकिस्तान ने उससे पूछा कि भैया वो आपको कोर्ट लेके, कहा कि हाँ जी ले जाए, हमें पता है अगला स्टेप यही है। तो पाकिस्तान क्यों इतना ठंडा है कि कोर्ट ले रहा है?
because Pakistan is banking on its status as an international pariah state. यार ईरान जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स को मानती नहीं है, वेस्ट से सैंक्शन है, यूएसए बैक्ड इंस्टीट्यूशन में जाके हमारे खिलाफ कैसे फैसला लेगी? ये बात है ना, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये हमारे खिलाफ फैसला कैसे ले पाएगी? ये पाकिस्तान को थोड़ी बहुत ना यहाँ से एक रे ऑफ होप मिल रही है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है? पाकिस्तान डज नॉट हैव द कैपेसिटी टू पे लायबिलिटी। दिस कंट्री रिजर्व 4.5 बिलियन है, वो 18 बिलियन एक मुल्क को नहीं दे सकता। कपड़े उतार लो, बर्तन धुलवा लो, पैसे नहीं मिलेंगे। ना ही हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पाइपलाइन। क्या पाइपलाइन भी बनाए 1 मिलियन पर यूएस पर डे यहाँ से गैस खरीदें? तो हम ये इतने हम अच्छे नहीं हैं। Another agreement postponing the date for construction is needed. ये कर सकते हैं कि हम आपको लारा लगाएं कि भाई हम बना देंगे, इसमें हम अच्छे हैं, तो ये हो सकता है। आउटसाइड चांस जो कि मेरे ज़हन में है, पाइपलाइन सीपैक अम्ब्रेला। क्यों? चाइना ईरान करीब 400 बिलियन यूएस डॉलर्स की एनर्जी डील है। आप चाइना को के बड़े भाई, आपके लिए तो पैसा मसला ही कोई नहीं, आप 400 बिलियन की डीलें कर रहे हो, तो 1.6 बिलियन थोड़ा हम पे करम करो, हमसे बाद में ले लेना, निकलवाने आपने सारे हमसे। तो ये पाइपलाइन बन जाएगी और इसको सीपैक में ले आए, ये सीपैक प्लस का पहला प्रोजेक्ट हो जाएगा। हम भी खुश, आप भी खुश। अगर कहोगे तो पाइपलाइन आप तक भी एक्सटेंड कर देंगे, आपके पैसे लेके मजीद, लेकिन ये आप थोड़ी हम पे मेहरबानी करते हैं। सो ये एक आउटसाइड चांस है, लेकिन मुझे नहीं नजर आता ये होता। साथ ही पाकिस्तान ईरान टर्की रेलवे ट्रेन मैंने आपको दिखा दी। दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कॉपरेशन एट मल्टीलैटरल फोरम्स। हाँ, ये ना साइन एन एग्रीमेंट डिलेइंग इट, अगली गवर्नमेंट देख लेगी। पोटेंशियल टू लिंक विद सीपेक, दिस इज वो जो सीपेक प्लस का पोटेंशियल है। दिस इज आल्सो ये आईपीआई पाइपलाइन, ये देखें साउथ में पार्स फील्ड्स हैं, वहां से ये आएगी गवादर, नवाबशाह, यहाँ से होती न्यू दिल्ली जानी थी, यहाँ तक ले आओ, यहाँ से ऊपर खींच दो चाइना की तरफ, किसी को पैसे दो, तो फिर तो गल है, बट है होना। सो दीज आर ऑल दी मैंने आपको दी थी। गवादर और चाबहार को आप सिस्टर पोर्ट्स भी बना सकते हो, बिकॉज अभी पोटेंशियल एकेडमिक है कि गवादर एंड चाबहार आर competing with each other. I say why compete? Why not cooperate? गवादर एंड चाबहार सिस्टर पोर्ट्स बन जाए और उन कवल आप बेशक खांसी करें, बस माइक बंद कर दें ताकि बाकी परेशान हो। जो ये है, क्या नाम है, गवादर एंड चाबर में एकदम सिस्टर पोर्ट्स, उनकी आपस की ट्रेड कनेक्टेड हो, उनकी जॉइंट डेवलपमेंट हो, तो वो भी इस ये वाली अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। सो ये हमारा हो गया पाक ईरान टाइज, पाक रिलेशन विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। अब ये इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी करके लिखा हुआ है स्लाइड्स में कि आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ये देखें, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो 6 ऊपर वाले हैं ना, इनको कार्स कहते हैं। सबसे बड़ी चीज इनके बारे में ये देखें कि दे आर लैंड लॉक्ड। ये वाला जो व्हाइट जगह